नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोले संतोष कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तीखा प्रहार किया। योगी राज में भ्रष्टाचार, लूट, खरचोट, बलात्कार बढ़ गए हैं। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं भारतीय जननायक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरव संतोष यादव हूँ और भारतीय जननायक पार्टी की स्थापना करके देश में क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना के लिए अग्रसर हूँ। जी, आपकी पार्टी बिहार में होने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। कितनी दमदारी से अपने प्रत्याशियों को आप उतार रहे हैं और कितने प्रत्याशी उतर रहे हैं? देखिए, जनता का जो प्यार और रुझान मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग बिहार में लगभग 25 सीटों पे अभी हम प्रत्यावेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और हम 25 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आगामी अभी 10-15 दिन में या 5 दिन में मैं समझता हूँ कुछ और भी संख्याएं बढ़ेंगी। हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनहित के लिए लड़ रहे हैं। जी, बिहार में चुनाव हो रहा है और यूपी में आपके द्वारा सुना गया होगा कि हाथरस में एक बहुत बड़ा ही कांड हो चुका है। एक औरत, एक बच्ची जो नाबालिग, इस समय 22 वर्ष उसकी उम्र थी, उसके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया। उस पर आप क्या कहेंगे? यह पूरे ही लोकतंत्र के लिए और हमारे समाज के लिए दोनों ही बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान न हो, महिलाओं की सुरक्षा न हो और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना न हो, ऐसे में इस प्रकार से जो निर्मम रेप की आए दिन वारदात हो रहे हैं। अभी हाथरस आपकी जानकारी में है, लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि आज की घटना है कि एक बलरामपुर में भी एक घटना इस प्रकार से हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये तो सरकार की विफलताएं हैं और सरकार क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्या योगी सरकार इसका फेल है? योगी सरकार पूर्णतः फेल है और उसका वजह यह है कि जिसमें स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग इन मुख्यमंत्री के गुरु हुआ करेंगे और इनके कुलदीप सेंगर जैसे लोग इनके विधायक होंगे, तो महिलाओं को और बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अपने भारत देश का लोकतंत्र और जो कानून व्यवस्था है मजबूत माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बालिका के ऊपर दबाव दे करके पुलिस प्रशासन द्वारा आधी रात को ही उस शव को जला दिया गया निर्मम तरीके से और उनके परिवार को मिलने नहीं दिया गया। इसमें आप प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरीके के कार्य किए हैं? ये बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से, जिस तरह से उसका कृत्य है, उसका चेहरा सामने आ गया है। जनता या महिलाएं आखिर में भरोसा किस पे करें? अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार मदद न करे तो पुलिस के पास जाए, पुलिस न मदद करे तो न्यायालय में जाए। ऐसे में मेरा ये मानना है कि आखिर में न्याय मिले तो कैसे मिले और किसके पास मिले। पुलिस ने जिस तरह से इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है, आनन फानन में क्या वजह था, क्या कारण था कि रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच जो है शव का अंतिम संस्कार किया गया, दबाव में किया गया, किस मामले को दबाने के लिए किया गया। ये सरकार की विफलता है और इस पर तमाम दल जो है, जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो भी इससे अछूते नहीं हैं। इन लोगों की सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस पे एक प्रभावी कठोर कानून क्यों नहीं बन सकता। 3 तलाक पे अगर हम लोग कानून बना सकते हैं तो क्या हम लोग ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो रेपिस्ट हैं उनको दिन दहाड़े जो है गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया जाए? तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इस सरकार की विफलता है और इस सरकार जो है अपने हर वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। जिसने ये वादा किया था कि बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहा है, बेटी का दिन दहाड़े रेप हो जा रहा है। इस पे सरकार विफल होती जा रही है। हम लोग तो बड़ा चिंतित हैं। जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम लोगों का है, एक तरीके से जिस क्षेत्र में हम लोग आ रहे हैं वहां भी डर सा एक महसूस होता है कि अगर हम लोग अपनी बेटियों का
हम अपने महिलाओं का अगर हम रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकते तो मैं नहीं, ये पूरे देश के नेताओं के लिए एक चुनौती है। और मैं समझता हूं कि इन सभी नेताओं के मुंह पे कालिक पोतना चाहिए कि इस तरह से हमारे राज्य में या हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तत्काल प्रभाव से वहां के सांसद, विधायक और वहां स्थानीय मंत्री को त्याग पत्र देते हुए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, योगी सरकार करे सारे पार्टियों से सबसे अच्छा हम सरकार चला रहे हैं। देखिए, अच्छी सरकार कैसी चलती है शायद योगी जी को मालूम नहीं है, शायद उनका अध्ययन कमजोर है। अगर वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान कर लें, अगर थोड़ा सा अगर उनको ज्ञान हो कि मानव जीवन में सर्वोपरि है सुरक्षा, सुरक्षा अगर नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, कोई भी कॉरपोरेट का आदमी, व्यापारी आदमी या कोई भी व्यक्ति असहज महसूस करेगा। उसको ये डर होगा कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां, हमारा परिवार सुरक्षित है कि नहीं है, या हम जो इंडस्ट्री लगाएंगे वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सरकार के लिए चुनौती है और मैं समझता हूं कि इनका जनरल नॉलेज बहुत वीक है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इसमें बैठक करके डीजीपी समेत समस्त पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक करनी चाहिए और समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करना चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना अगर घटती है तो आप सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे और तत्काल प्रभाव से आप निलंबित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं तो क्या योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इस्तीफा ये अभी कह देना मैं नहीं समझता कि बहुत उचित होगा, लेकिन जो इसके पहले सरकारें रही हैं और जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ कानून व्यवस्था और रोजगार के ही बल पे सरकार में आए, तो क्या इनको शर्म नहीं आती है कि मेरी एक नैतिक ड्यूटी बनती है, अगर मैं सरकार में हूं, सत्ता में हूं या कुर्सी पर हूं, तो मेरी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मेरी एक ड्यूटी बनती है जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और संविधान के प्रति। हमको खुद नैतिकता के हिसाब से हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आज हाथरस में, कल हाथरस में हुआ, आज बलरामपुर में हुआ, इसके पहले जो है आपको सीतापुर में हुआ कुलदीप सेंगर के उसमें, फिर उसके बाद जौनपुर में हो, तो बचा क्या? मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ और हमारे महिलाओं और बहनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यह अत्याचार भारतीय जननायक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पे हम लोग कमेटी बना करके मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और इसमें न्याय की गुहार करेंगे, हम लोग न्याय की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पर बैठेंगे और मैं स्वयं अनशन में बैठने का काम करूंगा। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं तो क्या आपकी पार्टी पर 2022 में जनता विश्वास करती है, कहाँ तक सफल होंगे? मैं समझता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा वो भारतीय जननायक पार्टी के लिए जीने और मरने का एक चुनाव होगा। हम लोग सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, या सत्ता के लिए नहीं, हम सरकार के लिए नहीं आ रहे हैं। हमें सरकार नहीं बनाना है, हमें एक क्लीन पॉलिटिक्स देना है, एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करना है। जो इस प्रकार से जो घटनाएं आपको देख रहा है कि रेप हो जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कहीं कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, नौजवानों की फौज खड़ी होती जा रही है, हमारे नौजवान युवा साथी जो रोजगार में नहीं है वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो अवसाद के बीमार होते जा रहे हैं। इस पे हम लोग एक स्टैंड कायम करेंगे और कम से कम हर घर में सुरक्षा, हर घर में सस्ता भोजन, हर घर में रोजगार, हर व्यक्ति को हम इतना सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि यह सरकार आपकी है और आपसे पूछ के निर्णय सरकार करेगी। और मैं समझता हूं कि हम सरकार में आए या ना आए, लेकिन एक क्लीन पॉलिटिक्स के लिए एक आरटीपी जैसा कानून हम जरूर लेकर आने वाले हैं, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया है। आप कह सकते हैं कि आरटीपी का मतलब है राइट टू प्रॉमिस, यानी वादे को पूरा कराने का कानूनी अधिकार। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। क्योंकि आरटीपी इतना प्रभावी कानून है कि अभी तक जो लोग झूठे वादे करके सरकार में आ जाते थे या सत्ता में आ जाते थे, अब उन पे लगाम लगाएंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।